लोक आस्था के महापर्व छठ पर दिल्ली में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले बीजेपी ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर छठ घाटों का निर्माण रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने आरोप लगाया कि अब वो और उनके समर्थक छठ घाट की मरम्मत के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया, जिसके बाद विरोध दर्ज करवाने के लिए विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहां पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई। उधर साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे हैं तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा नजर आए। इस वीडियो में विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सागरपुर इलाके में एक पार्क के गेट के पास खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि भीड़ ने कुछ देर बाद उस पार्क के गेट को तोड़ दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद महिलाओं को पार्क का गेट तोड़ने के लिए कहा। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। इस हंगामे पर विनय मिश्रा ने खुद सफाई दी और बताया कि उन्होंने प्रशासन से जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो पार्क का गेट खोलकर वहां चले गए। एसडीएमसी के मेयर से हाथ जोड़ जोड़ के विनती की कि भैया यहाँ छठ करने दो। जब मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला तो शाम को 5 बजे मैं खुद अपने तमाम साथियों के साथ उस छठ घाट का गेट खोलकर हम लोग घुसे और हमने उस घाट की सफाई की, उस घाट को बनाया। तो मैं एसडीएमसी के मेयर साहब से कहना चाहता हूँ औपचारिक इसकी परमिशन दे दे ताकि हम शांतिपूर्वक यहाँ छठ मना लें, नहीं तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भगत सिंह बन के उस छठ घाट पर घुसेगा और पूर्वांचलियों के लिए वहाँ लड़ाई लड़ेगा और पूर्वांचली लोग वहाँ पर छठ मनाएंगे। दिल्ली सरकार ने छठ मनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने यमुना के घाट पर छठ मनाने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, यमुना के घाटों पर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि छठ व्रतियों को यमुना किनारे पहुंचने से रोका जा सके। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए ये तक कह दिया कि वो यमुना घाट पर ही छठ पूजा मनाएंगे और मुख्यमंत्री रोक सकते हैं तो रोक ले। लगे हाथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां एक तरफ हम सभी इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमको कोई परमिशन नहीं दे रहे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर इसको मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। इस प्रकार से यमुना जी पे प्रतिबंध लगाया है वो दिल्ली के लोगों को बहुत दुख दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस आस्था पे चोट लगाने को लोग नहीं मानेंगे और लोग यमुना तट छठ करेंगे। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि अगले एक दिन में दिल्ली सरकार इसकी परमिशन दे दे, वरना बहुत भद्दी स्थिति दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगा। बीजेपी की दिल्ली सरकार पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर
पलटवार किया गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि शुरू से भाजपा छठी मैया की पूजा के नाम पे गंदी राजनीति कर रही है। पहले डीडीएमए को पीछे से एलजी साहब को कह करके दिल्ली में छठ पूजा ना उसकी पूरी कोशिश की। फिर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा कि दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं उनकी छठ पूजा हो पाए और इसकी व्यवस्था की जाए, तो फिर यह आदेश आया कि दिल्ली में छठ पूजा होगा। लेकिन फिर जब मिनट्स ऑफ मीटिंग आता है तो फिर पीछे से भाजपा के लोगों ने एलजी साहब से कहकर उसमें यह कह दिया कि यमुना के किनारे पूजा नहीं होगा। देखिए, भाजपा का अहंकार इतना ज्यादा है, 3 विधायक, एसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसडीएम सब कह रहे हैं कि भाई छठ घाट बनने दो, लोगों की आस्था का सवाल है, पूर्वांचलियों की आस्था का सवाल है, वो कह रहे नहीं बनने देंगे। ऐसा कौन सा अहंकार है जिसके आगे वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? सर ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ भाजपा से कि भाई पूर्वांचलियों से क्या नफरत है आपको, छठ घाट से क्या नफरत है आपको? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जिला जेल जंग के मैदान में तब्दील हो गई। वहां कैदियों ने जेल पर कब्जा जमा लिया और जमकर तांडव किया। इस झड़प में 3 कैदी जख्मी हुए जबकि 30 पुलिस वाले भी घायल हो गए। बताया गया कि वहां उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की डेंगू से मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत की खबर जैसे ही जेल तक पहुंची कैदी भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि कैदियों ने जेल की ज्यादातर बैरकों पर कब्जा जमा लिया। जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सामने आई तस्वीरों में जेल के अंदर से आग की लपटें उठती नजर आईं। जेल प्रशासन भी कैदियों के आगे लाचार हो गया। बात हाथ से निकलती देख बड़े अधिकारी भी परेशान हो गए। बाद में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां भेजी गई, जिसने आते ही मोर्चा संभाल लिया। हालांकि इसके बाद भी कैदी नहीं माने। पुलिस और कैदियों के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी जमीन पर गिरा नजर आया। कई कैदी बैरक की छतों पर चढ़ गए थे, जिन्हें घसीटते हुए नीचे उतारा गया। कैदियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जेल में फायरिंग की, जिसमें 3 कैदी जख्मी हो गए। 3 हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया और जेल में पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काए जाने की बात कही। इस तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना। बाद में पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोपी कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब में भी तेल के दाम घटाए गए। देश के कई दूसरे राज्यों की तरह पंजाब ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटा दिया, जिससे राज्य में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 10 रुपए तो डीजल में 5 रुपए की कटौती हो गई। पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये 5 रुपये, डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 नवंबर तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की एसआईटी सभी आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। समीर वानखेड़े के हटने के बाद एसआईटी हेड संजय सिंह और उनकी टीम इस मामले की जांच में जुटी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने डीलक्स ट्रेन सेवा के तहत श्री रामायण यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये ट्रेन अयोध्या, काशी, सीतामढ़ी समेत कई धार्मिक जगहों पर जाएगी। इसमें जो यात्री हैं वो एक प्रभु राम से जुड़ी तमाम धार्मिक यात्रा का सुखद अनुभव ले सकेंगे। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने बताया कि जब वो लोग एक दिन पहले छठ घाट की मरम्मत के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया। जब कल यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। साउथ एमसीडी के मेयर के इस फैसले से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहाँ पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गयी। विनय मिश्रा धरने पर है कल से और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इजाजत अगर मिली तो ठीक है और अगर नहीं मिली तो सारा सामान कुदाल वगैरह लेकर आए हैं, इसी पार्क में यहाँ छठ मनाया जाएगा। लेकिन साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस छठ घाट पे रोक रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर दहशत पैदा करने की कोशिश की है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों ने तौसीफ अहमद वानी नाम के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने तौसीफ अहमद को उनके घर के बाहर निशाना बनाया। आतंकवादियों के इस हमले में वो बुरी तरीके से घायल हो गए। फौरन उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के समय उनकी मौत हो गई। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना करतूत पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं श्रीनगर के बटमालू में आतंकवादियों द्वारा हमारे बहादुर पुलिस जवान तौसीफ वानी की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायरता का काम है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद हालात का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे। क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां फराटे से दौड़ती थी, उन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन उन्हें घुटने तक पानी से होकर अपनी मंजिल तक जाना पड़ा। शहर के निचले इलाकों में तो हालात बेहद खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियों के पहिए तक दिखना बंद हो गए। यहाँ तक कि कई मकानों में भी पानी घुस गया। और दोपहिया और साइकिल वालों के लिए सड़कों पर चलना दूभर हो गया। हालात बिगड़े तो फौरन राहत टीमों को भी मदद यहां पर लेनी पड़ी और मैदान में उतार दिया गया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का ये दौर इसी तरह जारी रह सकता है। लो प्रेशर बन रहा है जो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में, वो अभी 9 से 11 तक जो है हैवी रेनफॉल देगा चेन्नई कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कोस्ट। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो लोगों की फौरन मदद की जा सके। इस भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कुछ इलाकों में पेड़ों के गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी जानकारी मिलते ही फौरन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और इलेक्ट्रिक आरी की मदद से पेड़ों को काटकर रास्ते को खाली किया। चेन्नई के ज्यादातर इलाकों में एक जैसी ही हालात दिखे। वहां के कुछ इलाकों में तो सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। इन सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों का दम निकल गया। शहर में जमा पानी की निकासी आसानी से हो सके, इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से नालों की सफाई भी तेज कर दी गई। अवैध धर्मांतरण पर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि विदेशों से मिली रकम के बारे में हुई पूछताछ में सही जानकारी न देने पर उसकी गिरफ्तारी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 12 ट्वीट कर राज्य में अपनी ही सरकार को घेर लिया। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है, लेकिन पंजाब के लोग नहीं। एक दिन पहले एपीएस देओल ने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया था। ईडी के बाद सीबीआई अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी में है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं हाल ही में इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है और अब तक इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई, जिनमें 3 एयरफोर्स के कर्मचारी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कानपुर में जीका वायरस के 10 नए मरीज सामने आए। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी की आग उगलने का सिलसिला थम नहीं रहा। इस ज्वालामुखी को फटे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो अब तक शांत नहीं हुआ और पहले से ज्यादा ताकत से आग उगलता दिखा। रात होते ही दुनिया तो सो गई, लेकिन अंधेरे में भी इस ज्वालामुखी का तांडव जारी रहा। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें किसी फव्वारे की तरह लावा फूटता नजर आया। आग उगलने वाले इस ज्वालामुखी में धमाके भी सुने गए। धमाकों के साथ ही उससे निकलने वाले अंगारे आसमान में उड़ते नजर आए। 1.5 महीने पहले फटा ये ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं उगल रहा, बल्कि इससे निकलने वाली जहरीली गैस ने टापू का दम घोट दिया। इतना ही नहीं, उससे काली राख का ऐसा गुबार उठता नजर आया, मानो राख के बादल ही आसमान में मंडरा रहे हों। बताया गया कि ला पाल्मा द्वीप पर फटे इस ज्वालामुखी से अब तक लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं।
आर्यन ड्रग्स केस की जांच में जुटी एनसीबी की टीम के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि बीती रात एनसीबी की टीम ने उस क्रूज का दौरा किया जिसमें छापेमारी कर 2 अक्टूबर को ड्रग्स केस के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की टीम ने पाया कि जिस रात आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उस रात एनसीबी की छापेमारी में भारी लापरवाही बरती गई। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उस रात एनसीबी के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं की और छापेमारी की कार्रवाई पूरी किए बगैर उस क्रूज को समुद्र में जाने की इजाजत दे दी गई थी। सूत्रों ने सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया कि उस रात एनसीबी की रेड का मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को गिरफ्तार करना था, जबकि बाकी कई लोगों को वैसे ही जाने दिया गया। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की किल्लत की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं रबी की फसल की बुआई का वक्त ना गुजर जाए, इसलिए दमोह के कई किसान खाद के लिए सड़कों पर उतर आए और खाद न मिलने से खफा इन किसानों ने खूब हंगामा किया। दमोह से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाली सड़क पर कई किसान धरने पर बैठ गए। उन्होंने सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस के जरिए समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। खाद पूरा प्राइवेट जो व्यापारी है उनको दे दिया गया है। प्रशासन की स्वयं मंशा समझ में आ रही हम लोगों को। बताया गया कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस हंगामे के बाद प्रशासन ने खाद बांटने के लिए वहां एक टीम तैनात कर दी। चीन की राजधानी बीजिंग समेत उत्तरी चीन के कई इलाकों में आए बर्फीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया गया, ताकि बर्फबारी से बेहाल इलाकों में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर राजधानी बीजिंग पर पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि ज्यादातर सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया और गाड़ियों का चलना इन सड़कों पर दूभर हो गया। हालात बिगड़ते देख फौरन राहत टीमों को मोर्चे पर लगाया गया, जिन्होंने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने के काम में पूरी ताकत झोंक दी। वहां के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में भी दिखा कि इस बर्फीले तूफान के कारण हाईवे पर कई ट्रक आपस में टकरा गए और उन पर लदा सामान सड़क पर फैल गया। उधर चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में भी कमोवेश ऐसे ही हालात दिखाई दिए। वहां बर्फीले तूफान की वजह से हवाई सेवा रोकनी पड़ी और एयरपोर्ट पर खड़े विमानों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम गई कि उसे हटाने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन को कड़ाके की ठंड में भी खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बर्फीले तूफान की मार से वहां की सड़कें, स्टेडियम, ट्रक और कारें कुछ भी नहीं बच पाए। इन हालात में जो लोग रोजमर्रा के जरूरी काम के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें आसमान से बरस रही बर्फ का सामना करना पड़ा। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन इस कदर बढ़ गई कि गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम करती दिखी, जबकि कुछ इलाकों में तो राहत टीमें फावड़े की मदद से बर्फ हटाती नजर आईं। हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में सख्ती के बावजूद किसानों ने पराली जलाई, जिससे दिल्ली की परेशानी बढ़ गई। सर्दियों की शुरुआत में हर साल इसी तरह पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर जाता है और दावा किया गया कि इस बार भी वही हुआ। लेकिन हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यूपी का मुजफ्फरनगर भी उनमें से एक है, जहां कुछ किसान खेतों में पराली जलाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उससे इतना काला धुआं उठा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खेतों के अलग अलग हिस्सों में किसान पराली जलाते रहे और हवा को जहरीला बनाने वाला धुआं आसमान में उड़ता रहा। इस बारे में किसानों से वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवा दी। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर, इतनी पुराल पर, इसे ले जाकर कहाँ गिरेगा, सड़कों पर गिरेगा। ऐसा ही हाल हरियाणा में दिखा। हरियाणा की कैथल में भी खेतों से लपटें उठती दिखाई दी। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं लगा। पराली जलते ही धुआं आसमान में फैल गया। बताया गया कि ये धुआं हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद कई जिलों में पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। हाल ही में गोपालगंज समेत कुछ जिलों में इसकी वजह से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया था।
और इस बीच अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कई शहरों में प्रशासन एक्शन में आ गया। नवादा में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। बताया गया कि इस दौरान करीब आधा दर्जन अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें तोड़ा गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में प्रशासन की टीम अवैध शराब को बहाती दिखी। इसके साथ ही शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं तैयार किए गए सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी जब्त कर लिए गए। खबर है कि पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। नवादा उत्पाद विभाग के द्वारा अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज शहर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चैताबिघा गांव में छापेमारी किया गया। इसी तरह मुंगेर में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत कुछ जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों का पता चला। बताया गया कि पुलिस को देखते ही बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन भट्टियों को तोड़ने में देरी नहीं की। इसी तरह कई दूसरे जिलों में भी प्रशासन की टीम एक्शन में दिखी। ठीक। दुनिया को धोखे में रखकर चीन जैविक हथियारों की गतिविधियों में लगा हुआ है। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया कि चीन इस वक्त जैविक हथियारों की गतिविधि में शामिल है। 192 पेज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन तेजी से अपने जमीन, समुद्र और हवा से मार करने वाले परमाणु हथियारों का भी तेजी से विस्तार कर रहा है। और रिपोर्ट में इस चौंकाने वाली बात का भी जिक्र है कि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की तादाद 1000 के करीब पहुंच जाएगी। अमेरिका के रक्षा विभाग की इस रिपोर्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और अभी भी कई इलाकों में सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसियों ने इस प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस वायु प्रदूषण के पीछे दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी और पराली जलाए जाने की घटनाओं को अहम वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हालात एक जैसे ही नजर आए। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत भी जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी है, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार माना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पटाखे और पराली दोनों को जिम्मेदार माना और कहा कि उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखकर तत्काल एक बैठक बुलाने की मांग की है। ये 5 तारीख का है जो सबसे डार्क रेड हुआ है, और ये 6 तारीख के नासा का सैटेलाइट से जो चित्र लिया गया, ये इस बात को दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पराली जलने की घटनाओं के साथ साथ तेजी के साथ खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, और पटाखे का दिवाली के दिन जो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड होता है वो इस पोल्यूशन को और खतरनाक बना देता है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रदूषण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार माना और ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर अधिक होने के कारण पीने का पानी नहीं मिल रहा और दिल्ली के टैक्स के पैसे बर्बाद कर सीएम फ्री में बांट रहे मौत। गंदे पानी और गंदी वायु से जिंदगी छोटी होती जा रही है, लेकिन 940 करोड़ प्रचार में खर्च कर दिए गए। पिछले 7 साल में प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में जब चुनाव में जाते हैं तब बोल के दिखाएं कि पराली जलाई जा रही है। पंजाब में चुनाव में जब ये जाते हैं वहां बोल के दिखाएं पराली, फिर बात करते हैं इनसे। दिल्ली में खड़े होकर पंजाब के किसानों को गाली देना, पंजाब में खड़े होकर दिल्ली के पटाखे जलाने वालों को गाली देना, ऐसे सरकारें चलती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सर्द और अंधेरी रातों में लाइट फेस्टिवल की धूम दिखाई दी। सर्दियां शुरू होते ही नॉर्वे में रात बड़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। आमतौर पर दोपहर बाद ही अंधेरा छाने लगता है, लेकिन ऐसी अंधेरी शाम में भी राजधानी ओस्लो रोशनी में डूबी नजर आई। वहां की सड़कें और चौराहे लेजर लाइट से जगमगाते दिखे। इस लाइट फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत पृथ्वी की तरह नजर आने वाला एक बड़ा सा बलून था। जमीन से कुछ ऊंचाई पर मौजूद इस बड़े से गुब्बारे में लेजर लाइट के जरिए ऐसा कमाल किया गया कि वो अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी की तरह दिखाई दिया। Provide an opportunity for the public to look at the Earth as they've never seen it before,
and almost pretend they're an astronaut. इसी तरह सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी दिखाया गया। लेजर लाइट और तकनीक के कमाल से ओस्लो का आसमान जगमगाता दिखा। वहाँ एक से बढ़कर एक आकृतियाँ नजर आईं। बड़ी तादाद में लोग भी इस लाइट फेस्टिवल में शामिल हुए और जमकर मस्ती की। भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई, जबकि भारत इस रेस से बाहर हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकियों को भी बरी कर दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 13 लोग भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छठ पूजा के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी की सख्ती से लोग नाराज हो गए। बीएमसी ने कोरोना का हवाला देते हुए समुद्र के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, छठ पूजा मनाने वाले संगठनों को कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। बीएमसी ने ये कहा है कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, जिसके चलते समुद्र किनारे जो है छठ पूजा नहीं बनाई जा सकती है। बीएमसी ने समुद्र किनारे छठ पूजा मनाने की जगह अपने खर्च पर आर्टिफिशियल तालाब बनाने और फिर पूजा के बाद उन्हें भरने के निर्देश दिए, जिससे मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ गुरुवार का मार्केट लगता है, इतना भीड़ होता है, तब कोरोना नहीं फैलता है, और आज का पूजा के लिए कोरोना होगा। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई मेंबर शामिल हुए। बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत पार्टी नेताओं ने किया। इस दौरान एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के परिसर में कुछ ऐसे कटआउट नजर आए, जिन पर कोरोना काल में पार्टी और पीएम की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी लिखी हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री को दिखाते हुए जेपी नड्डा नजर आए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ कुछ राज्यों के कलाकारों को भी बुलाया गया। जबकि छठ पूजा के मौके पर वहाँ कुछ महिलाएं भी नजर आईं, जिनसे मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उनको छठ पूजा की बधाई दी। बड़ा मैसेज चुनावी राज्यों को लेकर एक रणनीति भी दिखाता है बीजेपी की, ये मैसेज है बीजेपी की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो वहाँ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने फूलों का गुलदस्ता और रंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। जबकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कोरोना काल में पीएम की ओर से किए गए कड़े फैसलों की तारीफ की। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, जिसकी जानकारी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता भूपेंद्र यादव ने दी। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। लगे हाथ पार्टी ने इस बात के साफ संकेत दिए कि पार्टी पंजाब में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कुछ नेता वर्चुअल तरीके से जुड़े। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले नेताओं को भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्रद्धांजलि दी गई। दुनिया भर के नेताओं पर हुए एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर दी। यह सर्वे अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एक एजेंसी के जरिए करवाया गया, जिसमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश के नेताओं की लोकप्रियता से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई। इस सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% रही, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति रहे और तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी रहे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ 6ठे नंबर पर रहे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस सर्वे में 10वें नंबर पर काबिज हुए। यूरोप के देश बोस्निया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से वहां की कई नदियों में उफान आ गया, जिसके पानी ने शहर को कुछ इस तरह से डुबो दिया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव के काम में तेजी ला दी। राजधानी सारायेवो से सामने आई एक तस्वीर में प्रशासन की टीम सैलाब से एक इलाके को बचाने की कोशिश में जुटी दिखी। इसके लिए रेत से भरी बोरियों की मदद ली गई, ताकि पानी की तेज धार का रुख बदलकर शहर को बाढ़ से बचाया जा सके।
इस काम में खुदाई करने वाली मशीन का भी सहारा लिया गया। इसके बावजूद कई इलाके अब भी पानी में डूबे दिखाई दिए। वहाँ पानी का स्तर इतना था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की सिर्फ छतें नजर आ रही थी। कई दूसरे इलाकों का भी यही हाल रहा। सैकड़ों मकानों ने जल समाधि ले ली। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ऐसे में सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी में किसी तरह पैदल चलते दिखाई दिए। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बांधा और साबरमती जेल में घंटों पूछताछ की। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया और उसे 7 साल के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से एक निजी कंपनी को किराए पर दे दिया। तो वहीं अतीक अहमद के पास से 16 बेनामी कंपनियों के कागजात बरामद हुए थे, जिसके बाद उसके खिलाफ भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के समय कोरोना के 850 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीमारी से 6 लोगों की जान चली गई। वहीं 958 लोग इस बीमारी को हराकर घर लौट गए। राज्य में अब कोरोना के 10 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक 36,000 से ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। दिल्ली से आई एनसीबी की एसआईटी टीम ने क्रूज ड्रग्स केस में अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार से करीब 9 घंटों तक पूछताछ की। दोनों क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में एसआईटी की टीम दोपहर करीब 2:30 बजे प्रभाकर साइल से पूछताछ करेगी। प्रभाकर साइल ने एनसीबी और समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान की हार के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो वहीं इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। न्यूजीलैंड के अलावा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल हैं। 10 नवंबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बातचीत की और उन्हें बचाव एवं राहत कार्य में केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश की वजह से चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यही नहीं, शहर के 3 जलाशयों का पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब विधानसभा के 2 दिनों का सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार भी पंजाब विधानसभा में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव ला चुकी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बटेर गांव में रहने वाले 5 ग्रामीणों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस में किसी ने भी केस दर्ज नहीं करवाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने नक्सलियों से सभी को रिहा करने की अपील की है। यूरोप के देश जॉर्जिया में जेल में बंद वहां के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अक्टूबर में जॉर्जिया की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया, जिसके बाद अब जेल के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई। और जैसे ही ये खबर फैली, उनके कई समर्थकों ने रुस्तावी जेल के बाहर ही तंबू गाड़ दिए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी जेल की ओर कूच कर गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शन में शामिल कई लोग तंबुओं में चले गए। इन लोगों ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर फायरिंग की है और 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा की यह घटना है और रात में ये घटना होती है जब गोलीबारी में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो जाते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ की 50 बटालियन कैंप की यह घटना है, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग की है। बड़ी खबर यह है कि साथियों पर हमला क्यों किया गया सीआरपीएफ जवान की तरफ से, इस पर अब जानकारी मिलेगी। आदित्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, बताइए पूरा मामला क्या है? आदित्य की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा की यह घटना, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर हमला किया और इसमें मौत भी हुई है जवानों की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रात के वक्त ये घटना घटी और जो फायरिंग की गई सीआरपीएफ जवान की तरफ से 5 सुरक्षाकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं और 3 जवानों की मौत हो गई है। तो ये दुखद घटना है।
हमला करने वाला भी सीआरपीएफ जवान था जिसने साथियों पर हमला किया। उसने ऐसा क्यों किया, ये अब जांच का विषय है और हम आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए ताकि सही से उनको उपचार मिल पाए। लेकिन 3 जवानों की इसमें मौत हो गई और 5 जवान इसमें घायल हुए हैं। सीआरपीएफ की 50 बटालियन कैंप की यह घटना है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, दुखद ये घटना, कल रात की ये घटना। उसने ऐसा क्यों किया? क्या कोई बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि सीआरपीएफ जवान ने आपा खो दिया और उसने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी, या फिर कुछ और बात थी, कोई पुरानी रंजिश थी, या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना के बाद, जो जांच का विषय है और तस्वीर साफ होगी। लेकिन देखिए, जैसे ही ये हमला होता है, फायरिंग होती है, उसके बाद इन सीआरपीएफ जवानों को अस्पताल ले जाया जाता है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनके साथी दौड़ते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इसमें 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई है। आदित्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, दुखद ये घटना है, सीआरपीएफ जवान ने ऐसा क्यों किया, क्या जानकारी मिल रही है? आदित्य, आप सुन पा रहे हैं? आदित्य तक आवाज, आदित्य आप सुन पा रहे हैं? बताइए ये पूरा मामला क्या है, सीआरपीएफ जवान ने फायरिंग क्यों की? हेलो हेलो हेलो, लगता है आदित्य की आवाज नहीं मिल पा रही है और फिर से हम संपर्क साधेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा की ये घटना है।